बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रांसफार्मर की पार्ट 3 है, एमसीक्यू सीरीज है। जो पहला एमसीक्यूज़ है ये कहते हैं विच लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर वेरी सिग्निफिकेंटली विद लोड। तो कहते हैं वो कौन सा ट्रांसफार्मर का लॉसेस है जो लोड के साथ जो है ना वो चेंज होता है, वेरी करता है। मतलब जब लोड बढ़ता है तो वो लॉसेस बढ़ता है, जब लोड कम होता है तो वो लॉसेस जो है ना वो कम होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, ट्रांसफार्मर में हमारे पास ट्रांसफार्मर में लॉसेस की जो टाइप है वो दो टाइप है। ठीक है, नंबर 1 पे कॉपर लॉसेस, जिसको आई स्क्वायर आर लॉसेस कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है कि जो कौन सा लॉसेस जो है ना वो कांस्टेंट होता है और कौन सा लॉसेस जो वेरी करता है। तो जो कॉपर लॉसेज होता है आई स्क्वायर आर लॉसेज होता है वो लोड के साथ वेरी करता है। ठीक है, जब लोड बढ़ता है तो कॉपर लॉसेज बढ़ता है, जब लोड कम होता है तो कॉपर लॉसेज कम होता है। तो दूसरा हमारे पास लॉसेज है आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज कहाँ पे होता है? ये कोर में होता है। ठीक है, इसके कोर रिलेटेड लॉसेज भी कहते हैं और कॉपर लॉसेज वाइंडिंग में होता है। तो आयरन लॉसेस की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे कहते हैं एडी करंट लॉसेस और नंबर 2 पे कहते हैं एस्ट्रेस लॉसेस। इसकी 2 टाइप है। जो एडी करंट लॉसेस होता है उसका फार्मूला हमारे पास ये है, एडी करंट लॉसेस बी स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और थिकनेस के स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, ये थिकनेस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है एडी करंट लॉसेस, ये फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट लॉसेस है वो हिस्टैरिसीस लॉसेस है। ठीक है, ये जो है ये फ्लक्स डेंसिटी के 1.6 पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉसेस की ये एग्ज़ाम है, ये टाइप्स हैं और इनके यहाँ पे फार्मूलाज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछ सकता है कि जो हमारे पास कौन सा लॉसेस है, जो कांस्टेंट लॉसेस कौन सा है, वो कॉपर लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस है। ये पूछ सकता है कि फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से एडी करंट लॉसेस क्या होगा, तो एडी करंट लॉसेस बढ़ेगा। या फ्रिक्वेंसी के कम होने से एडी करंट लॉसेस क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। थिकनेस के बढ़ने से एडी करंट लॉसेस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये थिकनेस स्क्वायर पे है तो 2 टाइम ये इंक्रीज़ होगा। ये आपने याद रखना है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी तो ये लॉसेस 2 टाइम इंक्रीज़ होगा। तो आगे स्ट्रेस लॉसेस पे पूछ सकता है, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो स्ट्रेस लॉसेस पे क्या असर होगा, तो स्ट्रेस लॉसेस क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा, ये बढ़ेगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, थिकनेस कम होगी तो ये लॉसेस कम होगा। ये फ्लक्स डेंसिटी जब बढ़ेगी तो लॉसेस 1.6 टाइम ये बढ़ेगा। ये हमारे ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। उसने यहाँ पे हमें बोला है कि कौन सा लॉसेस जो होता है लोड के साथ फिर सिग्निफिकेंटली वेरीज करता है। यहाँ पे उसने हमें 4 ऑप्शन दिए है, स्ट्रेस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस और कॉपर लॉसेस, 3 ऑप्शन दिए। तो ये जो है स्ट्रेस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस मैंने आपको बताया है ये आयरन लॉसेस हैं, और कॉपर लॉसेस जो है ना ये आई स्क्वायर आर लॉसेस है, ये लोड के साथ क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं वोल्टेज रिमेनिंग कांस्टेंट इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीज। तो कहता है कि वोल्टेज हमारी क्या होगी, वो कांस्टेंट होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा। उसने 4 ऑप्शन दिए हैं हमें। ठीक है, 1 पे कहता है कि एडी करंट लॉसेस विल डिक्रीज, एडी करंट लॉसेस डिक्रीज होगा। नंबर 2 पे कहता है स्ट्रेस लॉसेस विल डिक्रीज, स्ट्रेस लॉसेस कम होगा। नंबर 3 पे कहते हैं एडी करंट लॉसेस विल रिमेन अनचेंज, और नंबर डी पे कहते हैं स्ट्रेस लॉसेस रिमेन अनचेंज। ये 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो इसका जो आंसर है हमारे पास, ये आंसर सी है, ऑप्शन सी है। कहते हैं एडी करंट लॉसेस विल रिमेन अनचेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं द पावर फैक्टर इन अ ट्रांसफार्मर
कहता है ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर क्या होता है, कहता है ये यूनिटी के बराबर होता है, या लीडिंग पावर फैक्टर होता है, या लैगिंग होता है, या डिपेंड ऑन पावर फैक्टर, लोड पे डिपेंड करता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट है। ये जो ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है ये लोड पे डिपेंड करता है। हमारे पास अगर लोड होगा रेजिस्टेंस आर तो ये पावर फैक्टर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यूनिटी होगा। अगर लोड हमारे पास इंडक्टिव होगा, एल होगा, तो ये पावर फैक्टर हमारा पास क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, लैग करेगा, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। अगर हमारे पास लोड होगा कैपेसिटिव तो पावर फैक्टर हमारा क्या करेगा, लीडिंग करेगा। तो ये पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो हमारा पास ट्रांसफार्मर होता है इसकी रीडिंग केवीए में क्यों होती है, इसकी रीडिंग जो है ना के डब्ल्यू में क्यों नहीं होती। अक्सर ट्रांसफार्मर की रीडिंग केवीए में होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। अभी लॉसेस जो लोड पे डिपेंड करता है तो इसलिए इसकी रीडिंग जो है ना केवीए में होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। अगला हमारा पास क्वेश्चन है, कहते हैं एट नो लोड द करंट टेकन बाय द ट्रांसफार्मर। कहते हैं नो लोड में जब लोड नहीं होता है, ठीक हो गया, ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं होता तो करंट क्या होती है, ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। कहते हैं लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 80, ठीक हो गया, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा जी, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी की सिंबल है। एफिशिएंसी किसके बारे में, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट प्लस लॉसेस, ये इसका एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है जो एफिशिएंसी की ये सिंबल है हमारे पास, ये कहते हैं इनपुट जो हम ट्रांसफार्मर को इनपुट देते हैं और उसके आवर आउटपुट माइनस लॉसेस, जो आउटपुट हमारे पास आती है उसमें लॉसेस को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ट्रांसफार्मर को जी वोल्ट देते हैं जी, हम ट्रांसफार्मर को इनपुट देते हैं 11 kV। हमारे पास जो इनपुट आती है 11 kV हम देते हैं ट्रांसफार्मर को, ठीक हो गया। आउटपुट पे अभी हमें आउटपुट पे मिलता है जी 7 kV और इसमें से लॉसेस हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 kV जो है हमारा लॉसेस थे, ठीक है। एफिशिएंसी 4 kV हमारा लॉसेस हो गए इस ट्रांसफार्मर में, ठीक हो गया, ये हमें पता चल जाता है, ये इसकी एफिशिएंसी निकल आती है, ठीक है। अच्छा, अगला एक एफिशिएंसी पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर वो आता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है ट्रांसफार्मर की। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की जब होती है जब कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगला एक बहुत एफिशिएंसी के रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट इधर इंक्लूड किए हैं। तो अगला एक आर्ड एफिशिएंसी के बारे में अक्सर पूछते हैं। आर्ड एफिशिएंसी क्या होती है, आर्ड एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, आउटपुट किलोवाट आवर पर 24 आवर, किलोवाट आउटपुट इन 24 आवर प्लस किलोवाट वेस्टेड इन लॉसेज इन 24 आवर। ये आर्ड एफिशिएंसी का फार्मूला है, ये आपने क्या करना है, याद करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनमें से 3-4 एमसीक्यूज़ बनते हैं एफिशिएंसी के हवाले से। 3-4 एमसीक्यूज़ मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने पूछा है कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो किस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो उसने यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 करंट पे डिपेंड नहीं करती, नंबर बी पे यहाँ पे लोड है,
लोड पे डिपेंड नहीं करती। अब नंबर सी पे कहते हैं पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, और नंबर 4 पे कहते हैं सब पे डिपेंड नहीं करती। जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है वो पावर पे डिपेंड नहीं करती, बाकी लोड पे भी डिपेंड करती है, करंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज़। कहते हैं साइज़ में कौन सा ट्रांसफार्मर सबसे छोटा होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पे 10 kVA 50 आवर्स, 10 kVA 60 आवर्स, 10 kVA 100 आवर्स और 10 kVA 200 आवर्स, जिनमें जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है उसका साइज़ सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो इसकी एफिशिएंसी है 50 हर्ट्ज़ है, तो इसका साइज़ सबसे कम होगा। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। कहते हैं हमारे पास एक 16 kVA का ट्रांसफार्मर है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज़ है। ठीक है, वो ऑपरेटेड 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट होता है, तो इसका kVA रीडिंग क्या होगी। अगर हम उसको 50 हर्ट्ज़ पे करें तो उसकी kVA रीडिंग क्या होगी। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पे उसने दिया हुआ है 800 kVA, बी पे 400 kVA, सी पे 200। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं इस ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मेशन रेशो। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। कहते हैं ट्रांसफार्मर एक जो है ना वो क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला ऐसा नहीं होता है, रोटर वगैरह नहीं होता। जैसे इंडक्शन मोटर में रोटर क्या करता है, मूव करता है। यहाँ पे एक स्टैटिक डिवाइस है, ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, विच ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर एट द सेम फ्रिक्वेंसी। कहते हैं सेम फ्रिक्वेंसी में ये कहता है इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, और वाया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग बोथ द सर्किट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये एमसीक्यूज भी आता है, ट्रांसफार्मर किस असूल के तहत काम करता है। वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी होती है वो लेस देन सेकेंडरी वोल्टेज से होती है, मतलब उसका जो प्राइमरी वोल्टेज होते हैं वो कम होते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाता है, वो स्टेप अप करता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है, और प्राइमरी वोल्टेज उसके स्टेप अप होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है अभी हम देखते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस प्राइमरी वोल्टेज होते हैं, V2 सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं, EMF इन प्राइमरी E1 होता है, EMF इन सेकेंडरी E2 होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी के और नंबर टर्न सेकेंडरी के होते हैं। ठीक है, हम ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं, यहाँ पे उसकी सिंबल बनाते हैं। ये हमारे पास ये यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, ये N1 है और यहाँ पे N2 है। जो टर्न्स होते हैं N1 N2, यहाँ पे जो लिंक करता है उसको E प्राइमरी E1 और यहाँ पे E2। ठीक हो गया, यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, सेकेंडरी वोल्टेज V2 और प्राइमरी वोल्टेज V1, सेकेंडरी EMF E1 और प्राइमरी EMF E1 और सेकेंडरी EMF E2। नंबर ऑफ टर्न्स, जो टर्न्स होती है, जो वाइंडिंग होती है वो N1 और N2। तो जो हमारे पास करंट होती है वो I1 और I2, मतलब ये I1 जो होती है प्राइमरी करंट और I2 होती है सेकेंडरी करंट। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का ये फार्मूला है, ये देख लें आप। ये कहता है V2 ओवर V1, E2 ओवर E1, N2 ओवर N1, और यहाँ पे जो कहते हैं N1 ओवर N2, करंट का N1 ओवर N2 इज इक्वल टू N। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का फार्मूला है। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है, हमने I2 निकालना है,
हमारे पास हमें दिया है जी V2 आवर V1 बराबर एज इक्वल टू I1 आवर I2, ये इसके उलट होता है। तो अभी देखें, हमें V2 हमारे पास 11 है, V1 हमारे पास 440 है, I1 हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 8 एम्पेयर कर लें तो हम I2 निकाल सकते हैं, मतलब ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके I2 हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ये फार्मूला आप याद कर लें। आपको अगर 3 वैल्यू दी हुई तो उसमें आप चौथी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला है। अच्छा, अभी हम आते हैं जी MCQs की तरफ आते हैं। तो MCQs हमें इधर उसने दिया 1600 kV आवर 200, तो ये हमारे पास 1600 आवर 200 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ये 200 1600 से 8 हो गया इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, और 50 इंटू 8 आएगा तो ये हमारे पास 400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर बी इसका आ जाएगा, ठीक हो गया, ये हमने इसका निकाल दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कहता है ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर गिव्स। कहते हैं जी जो ट्रांसफार्मर में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट निकालते हैं वो उससे हमें क्या हासिल होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कहते हैं कॉपर लॉसेस एट फुल लोड, कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड, आयरन लॉसेस एट एनी लोड, और सम ऑफ आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। तो जो लॉसेस होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड को रिमूव करके यहाँ से हम इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मकसद ये होता है कि हमें पता ट्रांसफार्मर में फुल लोड हम डालते हैं, पूरे का पूरा लोड। जब हम फुल लोड डालते हैं ट्रांसफार्मर पे तो हमारे पास जो लॉसेस आते हैं वो आई स्क्वायर और लॉसेस, जिन्हें हम कॉपर लॉसेस भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा, कॉपर लॉसेस एट फुल लोड, ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर में मिनिमाइज। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये कोर है, और ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक हो गया। यहाँ से फ्लक्स क्या होता है, यहाँ से ये कोर भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्लक्स जो है ना प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करता है, ठीक है। कुछ फ्लक्स यहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है, जिसे हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं, जो ज़ाया हो जाता है। तो ये कहते हैं जो लीकेज फ्लक्स होता है, जो ज़ाया होता है, ये लॉस होता है ये हमारा। तो इसको हम किस तरह मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो इसको मिनिमाइज़ करने का हमारे पास ये तरीक़ाकार है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। इसको इस तरह मिनिमाइज़ करते हैं, ऑप्शन ए है, कहते हैं सेक्शनलाइजिंग एंड इंटरलीविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक हो गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये इस तरह इसको लीकेज फ्लक्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है और वो क्यों करते हैं पैरेलल ऑपरेशन। तो ये हमारे पास बस बार है, ये देखें, ये बस बार है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है ये, और यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अभी हम इस तरह करते हैं, ये दोनों ट्रांसफार्मर को इस बस बार के साथ पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ने का मकसद क्या होता है, मकसद यही होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे हम बिजली डिस्कनेक्ट ना हो, 24 आवर हम पॉसिबल बनाते हैं कि उसको बिजली दें। तो अगर हमारा एक ट्रांसफार्मर ये ख़राब हो जाता है तो ये वाला ट्रांसफार्मर क्या करे, प्रॉपर वहाँ पे जो है ना काम करता रहे, ठीक है। तो इस वजह से हम दो ट्रांसफार्मर को बस बार पे पैरेलल जोड़ते हैं। तो उनके जोड़ने का मकसद ये होता है।
तो यहाँ भी वो पूछता है कि अगर हम दो ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनमें से क्या चीज़ अंततः इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसने 4 ऑप्शन दिए, अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। कहते ये कहते दे मस्ट हैव इक्वल केवीए, मतलब दोनों की केवीए रीडिंग बराबर होनी चाहिए। यानी एक 50 केवीए का है तो दूसरा भी 50 केवीए का होना चाहिए, या एक 100 का है दूसरा भी 100 का होना चाहिए, ये ज़रूरी है। या कहते हैं देयर वोल्टेज रेटिंग मस्ट बी इन प्रोपोर्शन टू द लोड शेयर, या इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है ये आपस में बराबर होनी चाहिए, या ये ज़रूरी। तीसरी जो बात करता है, तीसरी बात कहते हैं दे मस्ट ऑपरेट एट द सेम फ्रिक्वेंसी, हाँ इन दोनों को सेम फ्रिक्वेंसी पे काम करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कहता है देयर रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर मस्ट बी 1। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर एक की फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ और दूसरे की भी 50 हर्ट्ज़, मस्ट भी 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर हैविंग 100 टन ऑफ प्राइमरी, मतलब हमारे पास N1 बराबर है 100 टन, ठीक हो गया। साइड एड अप्लाइड विद वोल्टेज V, हमारे पास V1 इज इक्वल टू 200 हो गया, ठीक हो गया। इन ऑर्डर टू गेट 400, V2 हमारे पास कितना है 400। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, सेकेंडरी टर्न N2 हमने क्या मालूम करना है, N2 क्या करना है, मालूम करना है। ये मैंने MCQs इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो हम ये किस तरह निकालेंगे मैं अभी आपको फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला है ये है ये हमारे पास जो फार्मूला है N2 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। तो अभी आप ये खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो मैंने आपको बताया यहाँ पे N2 हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो हमारे पास हम किस तरह करेंगे, N2 ओवर N1 हमें क्या दिया हुआ है, N1 की वैल्यू हम डालेंगे। N1 की हमें उसने वैल्यू दी हुई है 100 टन दी हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पे N2 ओवर 100 इज इक्वल टू, हमें V1 उसने दिया है 200 ओवर V2 हमें दिया है 400। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा A 200, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख लें, सही हो गया। अच्छा जी, ये देखें मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों की आसानी के लिए ये सॉल्व किया है, ठीक है। ये हमारे पास ये देखें, ये हमने फार्मूला लगाया है। यहाँ पे N2 जो है ना हमारे पास सेकेंडरी टर्न है, N1 प्राइमरी टर्न है, V2 सेकेंडरी और V1 प्राइमरी है। तो N2 हमने मालूम करना है, N1 की हमने जो हमारे पास दी थी वैल्यू वो हमने पुट की है 100, और V2 की वैल्यू 400 पुट की है, और V1 की वैल्यू 200 पुट की है, ठीक है। अभी 200 को हमने इससे किया तो ये 2 आ जाता है, ये हमने ये देखें N ये आ गया हमारे पास, वैल्यू 2 आ गई। अभी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 को इधर से किया, अब हमने इस साइड भी करना है, ठीक है। इसको उधर साइड पे ले गए तो N2 हमारे पास आ गया 200 टन। 100 को 2 के साथ हमने किया तो ये 200 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये आप लोगों के आसानी के लिए मैंने किया है, ठीक है।